बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि मुल्क में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को चैलेंज से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मानों में बरादर फौजी हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अख्तिताम पर जो मुश्तरका एलामिया आया उसमें कहा है कि मुल्क में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। देखें, मैं तो वही बात है कि कोई कानून, कोई रूल ऑफ गेम बननी चाहिए। ये तो हंगर गेम्स हैं और बहुत सी शख्सियात का तो मुझे अचकज़ई साहब को आप छोड़ दें और बाकी मेरा ख्याल है इनमें अख्तर मेंगल साहब, बाकी का तो मैं जानता ही नहीं कि किस पार्टी में कौन था, कब था, कहाँ से किधर आया है क्या। मैं तो ज़्यादा ना वाकिफ़ हूँ और मुझे इनके आपस के भी मसाइल नहीं समझ में आते। और इनमें जो कदावर शख्सियत है वो तो अचकज़ई साहब ही हैं। तो बाकी तो एक ऐसे ही एक फसाद सा खड़ा है और वो उसमें जो है वो मतलब कोई सोल्यूशन मुल्क के इश्यूज है ना। देखें, मैंने कल आपसे मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल जो ये फॉरेन ऑफिस है, ये फॉरेन ऑफिस के जो सफ़ीर हैं मेरे को जानने वाले हैं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, तो उस फॉरेन ऑफिस में जो कि नॉन पॉलिटिकल सारे इस वक्त सफ़ीर काम कर रहे हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब हों या ब्रसल्स में हों या चाइना में हों या किसी टर्की में, वो सारे नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं। इन पर बड़ी नज़रें होती थी पहले। ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ होते थे कि वहाँ जाके ये पाकिस्तान का काम नहीं करेंगे, हमारा काम करेंगे, हमारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, हमारे लिए जो है ये सारे 2 नंबर काम करेंगे। तो वो जब फॉरेन ऑफिस के लोग आ गए हैं तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वो मतलब है कि वो 100 में से 100 उनको मार्क्स मिले। मैं 100 में से 99.9 तो अभी जो हालिया बहरान है उतना तो वो मतलब टॉप ऑफ द टॉप गए ना। क्यों? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल है, वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान का। वो सियासी जमातों के तो वहाँ नारे नहीं लगा रहे। जो हुकूमत में है उसको वो उसकी बात करते हैं, जो नहीं होता उनसे। लेकिन टिपिकल पॉलिटिकल पार्टीज के तो नहीं होते। पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग फर्म्स नहीं हायर होती रही, सियासी जमातें अपने लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करती रही हैं। अब यानी इसी मुल्क के लूटे हुए पैसे से अपने इक़्तिदार के लिए वो लॉबिंग फर्म्स हायर करती रही हैं। अब वो एक उसको यहूदी कह रहा है, वो उसको यहूदी कह रहे हैं, उसको यहूदी कह रहा हूँ। भाई लॉबिंग फर्म्स आप निकाल के देखें ना जो हायर होती रही है माजी में। और यहूदी और ये तो एक यानी आपने बस एक लोगों को जज्बाती हो और उससे लोग ज़्यादा मुतासर भी नहीं होते अब इस तरह की बातों से। तो बात ये है कि तो हंगर गेम्स हैं। अब इसमें सिक्योरिटी का क्राइसिस है, इस तरह थोड़ी ये तो अपने और इन्होंने ये कोई एहसान करे और मुकदमात माफ़ करवाए, वो उधर से मुकदमात माफ़, उधर से मुकदमात, इससे सबसे निकलना होगा, इससे सबसे निकलना होगा, ठीक है ना। और फिर रूल ऑफ लॉ होगा तो फिर ये आगे चलेंगे। पहचानेंगे, पहचानते भी नहीं एक दूसरे को। ये जब पावर में आते हैं तो ये एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, कौन क्या है कौन क्या है, अपना अपना सबका दाव लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही है, ये बातें बस इनकी सुने। हाँ, वो जो बात कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी या अचकज़ई साहब कि कोई रूल ऑफ द गेम होना चाहिए और मुख्तलिफ अपनी अपनी हदूदों की यूद होनी चाहिए और वो सारी बातें। बाकी आइन कौन सा बचा है? आइन है ही नहीं, आइन तो नहीं है ना। और आइन मुल्क अपने कानून बनाते हैं, अपने हालात के लिहाज से रूल्स चेंज करते रहते हैं। रोज़ चेंज होता है रूल खलीजी रियासतों में। तो वो क्या आइनी तरमीम करते हैं, वो क्या वो आगे जा रहे हैं मुल्क। तो ये एक ऐसी ही बस एक बातें हैं। हाँ, लोगों को डिलीवर हो, कभी चीनी खा जाते हैं, कभी आटा खा जाते हैं, कभी पता नहीं। और ये जो हम फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हम सिक्योरिटी के और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे जो हम गेन कर रहे हैं वो हम लूज़ करेंगे अगर इंटरनल टर्मोइल ख़त्म ना हुआ, ये इंटरनल सोशल अनरेस्ट ख़त्म ना हुआ तो वो सारा लूज़ हम करेंगे। ये है कि अभी तो ज़ाहिर है कि एक बड़ी हमने बहुत ज़्यादा आगे मामला पे जा रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल ये है कि बदमाशियों को पकड़ के
पैसे निकलवाए जाए इनसे जितने इन्होंने लूटे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये जो टैरिफ्स हैं, ये तो टैरिफ्स भी तो अब एक जंग की शक्ल है ना, ये भी एक जंगी महाज है। ये जो टैरिफ्स आयद हो रहे हैं ये भी ट्रेड वॉर है ना, इसको कहते हैं ट्रेड वॉर है। अच्छा, अब इसमें जो 2-3 बातें हैं वो बड़ी इसमें दिलचस्प हुई हैं, और गज़ा में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सारी दुनिया में हो रही हैं। लेकिन मैं ज़रा पहले इस पे आता हूँ कि ये 92 मुल्कों के एक दिन पहले, 1 अगस्त से इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, एक दिन पहले ही जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिए 92 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, और फिर वाइट हाउस ने एक तवील फहरिस्त जारी की, सेकंड फर्दर मॉडिफाइंग द रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स, यानी वो एक दिन पहले जो था वो कुछ और था, लेकिन बाद में जो फाइनल होकर आया तो वाइट हाउस ने फिर उसके बाद एक उसको मॉडिफाई किया, रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स को। और ये सेकंड स्लाइड है जिसमें उन्होंने वो बिल्कुल फाइनल उन्होंने अनाउंसमेंट्स की कि जी ये होगा। अच्छा, इसमें जो एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो बरतानिया तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो 10 पे वो जो है वो 10% वो लेगा, वो बड़ा अच्छा उन्होंने लिया। अच्छा, और अच्छा इसको यहाँ पर अगर देखें ना, इस मैं अभी 2 मिनट में जरा चाहूँगा कि इस स्लाइड के ऊपर हम गौर करें। अच्छा, ये जो है ना इसको 2 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं, इसी स्लाइड को चंद सेकंड्स के बाद। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे बुराई आई है ना, बज़ाहिर वैसे तो मुल्कों पे 35%, 40%, कनाडा पे तो 35% लगा दिया उन्होंने। प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज़ हैं कनाडा से, उसकी कई वजूहत हैं, तो उन्होंने 35% लगा दिए कनाडा पे। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिस पे 39% लगा दिए उन्होंने। अच्छा, वो जो है वो EU पे लगाए हैं 15%, सारे यूरोपीय यूनियन पे, और बरतानिया जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है ब्रेक्सिट के बाद, तो उस पर 10% लगे हैं। तो ये मतलब जैसे तैसे करे मामला। एक मुल्क पे उन्होंने लगा दिए 39%, और वो है स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड जो है वो इस शौक में है कि भाई हमारे ऊपर 39% कहाँ से लग गए। अच्छा, वहाँ पे स्विट्जरलैंड की बड़ी वो हैं, आप समझें कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं स्विट्ज़रलैंड की, और हमें पाकिस्तान में रह के अंदाज़ा नहीं होता कि हम हर रोज़ जो है वो स्विट्ज़रलैंड की जो ब्रांड्स हैं उनको कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्विस ब्रांड्स को अपनी हमारी ज़िंदगियों में कितना बड़ा उसका हिस्सा है स्विट्ज़रलैंड की ब्रांड्स का। एक तो ये है ना उनकी घड़ियाँ, रोलेक्स और बाकी जो उनकी एक्सपेंसिव घड़ी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी एक ब्रांड जो है ना वो है नेस्ले। आप सिर्फ नेस्ले को ले लें ना तो आप सोचेंगे कि नेस्ले जो है उसमें इतना कुछ है, मतलब किट कैट आइसक्रीम से लेके, और जनाब उसमें ये जो नेस्कैफे कॉफ़ी है, और फिर उसके बाद जो ये सिरिलैक और बच्चों के दूध नान के नाम से वो भी, फिर नेस्क्विक, फिर माइलो, फिर उसके बाद ये जो मैगी ये जो आती हैं, अच्छा लॉरेल, ठीक है ना, आप इनकी ब्रांड्स तो देखें ज़रा। उसके बाद ये स्मार्टीज़, यानी इतनी ब्रांड्स हैं इनकी। ये सिर्फ ये नेस्ले की ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। तो नेस्ले की जो ब्रांड्स हैं वो तो बहुत ब्रांड्स हैं, यानी आप खाने पीने की चीज़ों से लेके आप शुरू कर दें, कॉफ़ी तो पूरी दुनिया में नेस्कैफे ही चलती है सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है, या उसके साथ जो है वो उनका जो बाकी उनके ब्रांड्स हैं। तो ये तो इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में नेस्ले। अब नेस्ले जो है ये स्विट्ज़रलैंड की, इनके वो लगा दिए जनाब उन्होंने 39%। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि उसी पे जाएं दोबारा, वो जो हमने स्लाइड दिखाई थी ना सेकंड। अच्छा, हर मुल्क ने 2 अप्रैल और 1 अगस्त के दरमियान लॉबिंग की है, सारे मुल्कों ने लॉबिंग की है।
और जो आपको ब्लू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है जो पहले था, और जो ब्लैक नजर आ रहा है वो ये बाद में हो गया। मिसाल के तौर पे अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो 10% था, वो 15 कर दिया, 30 उन्होंने लॉबिंग की, उनका 30 हो गया। अच्छा, अंगोला ने 32 था, लॉबिंग की 15 हो गया। बांग्लादेश ने देखें क्या किया, उनका 37 था, उन्होंने अपनी अच्छी लॉबिंग की, उनका हो गया 20। अच्छा, इसको और नीचे लेके चलते हैं। ब्राजील पे कंफ्यूजन है कि 10 से 10 एक जगह पर आ रहा है कि 10 है, एक जगह पे आ रहा है उनका कुछ और है, तो वो अभी ज़रा कंफ्यूजन है ब्राज़ील में। कुछ लोग कह रहे हैं 50% लगा दिया। अच्छा, यहाँ देखें आप। अच्छा, उसके बाद आप सारे मुल्कों को देखते जाए ना, EU में देखें 20 से उन्होंने 15 कर दिया, ठीक है। सारे मुल्क जो हैं वो ब्लू से लॉबी करते करते जो है वो ब्लैक पे आ गए, यानी सब ने अपनी अपनी लॉबी की। अच्छा, आप आ जाएं जापान पे, आए यहाँ रुकें, जापान पे रुकें, क्योंकि अमेरिका का इत्तेहादी 24% लग गए थे, 24 से 15 पे आ गए। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा है लाओस पे, 48 से 40 बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलें कोई तो लॉबी हुई। अच्छा, मलेशिया के साथ देखें क्या हुआ है, उनकी 24% पे थे, उन्होंने अपनी लॉबिंग की, निगोशिएट किया, 19 पे आ गए। मॉरिशियस 40 पे थे, 15 पे आ गए। आप देखें ना। अच्छा, म्यांमार में अभी भी ज़्यादा है, 44, 40 बहुत है। अच्छा, नीचे आप अगर चलें तो न्यूजीलैंड 15 कर दिए उन्होंने। अच्छा जी, पाकिस्तान 29 पे था। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान का जी। जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपके जो डिप्लोमेट्स, आपके जो बाकी लोग, और खाली डिप्लोमेट्स तो नहीं, बहुत आपकी एक तरह से इसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी भी तो चल रही है ना। ये तो जंगी मुआहदे हैं ना, इनका नाम ही मैं तो टेरर वॉर है। अब 29 से हम 19 पर आए। अब उसमें ऑयल है, उसमें क्या है, वो डिटेल्स बाद में आएंगी तो बहस होती रही। अभी तो ये एक चीज़ आ गई ना, 29 से वो 19 पे आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि फिलिपीन उनका इत्तेहादी है, वो 17 से 19 पे आ गया। अच्छा, साउथ अफ्रीका जो है वो 30 से 30 पे रहा। साउथ कोरिया के साथ आप देखेंगे उनका इत्तेहादी है, 25 से 15 पे आ गया, इत्तेहादी है ना। अच्छा, फिर आप देखें श्रीलंका ने लॉबी कैसी की है, 44, ये अपने इलाके में घूम रहे हैं अब हम, सार्क का, और ये हमारा इलाका एशिया का। 44 से वो 20 पर आ गया श्रीलंका। ताइवान 32 से 20 पे आ गया। थाईलैंड 36 से 19 पे आ गया। अच्छा, उसके बाद टर्किया जो है वो 10 से 15, अच्छा वो 10 से 10 पे रहे यूके वाले। आगे चलें तो आप देखें कि वियतनाम ने कितना गेन किया, 46 से 20 पे आ गया वियतनाम, ठीक है। ये हमारा इलाका है ना सारा एशिया का, तो हम मुख्तलिफ मामला पे इनके साथ कम्पीट भी करते हैं। अच्छा, अब हम अगर ज़रा इसमें आगे चलें तो इसमें हमें एक बात अजीब सी ये नज़र आती है कि जो इंडिया है, इंडिया ने लॉबिंग क्यों नहीं की। मतलब इंडिया की जो लॉबिंग है, वो इंडिया की जो लॉबिंग है अगर हम उसको देखें तो वो तो हमें बड़ी अजीब सी नज़र आती है, क्योंकि वो तो 25% पे अटक गए। उन्होंने क्या लॉबी नहीं की। ये स्लाइड आगे है या अभी इतनी है, इतनी ही है, इन्होंने नाम जो है इतने ही मुल्कों के डाले हैं। लेकिन इसमें अगर हम चले जाएं ना इंडिया पे, ये आई पे जाए, उसी स्लाइड को दोबारा लें और हम इसमें दोबारा देखते हैं इंडिया। तो इंडिया 26 से 25 पर आया है। इसको हम देखें, अगर इसको दोबारा स्लाइड को देखें तो इसमें हमें इंडिया नज़र आएगा, यानी पाकिस्तान 29 से 19 पर आ गया, लेकिन इंडिया जो है वो 26 से 25 पर आया है। यहाँ देखें आप, ये उन्होंने क्या लॉबी की है इंडिया ने। ये देखें ना, इंडिया आ रहा है इंडोनेशिया से ऊपर, वो 32 से 19 पे चले गए, ये 26 से 25 पे आ गए। ये क्या लॉबी की है भाई, ये तो कोई बात ना हुई ना। पाकिस्तान अगर 32 से जो है वो 19 पर आया है, तो इनको जो है तो इनको तो लॉबी करनी चाहिए थी। पाकिस्तान 29 से 19 पर आया है, ठीक है, तो इन्होंने तो लॉबी नहीं की। तो ये जो है ना, ये बात बड़ी एक सवालिया निशान है कि इन्होंने ये मामलात इंडिया ने ये क्या हुआ है, और ये बात बढ़ती जा रही है। और उसके नतीजे में अब ये हो रहा है कि इस पे अब तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि इनके उसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, फिर इन्होंने जो है आज, मुझे नहीं पता कि क्या इनके साथ डिटेल्स हुई हैं, लेकिन बहरहाल इंडिया से ही खबरें आ रही हैं। ये मैं बिजनेस टुडे कोट कर रहा हूँ, 14th। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से कहा है कि हम F-35 जहाज़ नहीं ख़रीदेंगे।
अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने तो बात ही नहीं की F-35 की, ये कह रहे हैं हम F-35 नहीं खरीदेंगे, लेकिन शायद एक ज़माने में बात हुई थी जो हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि F-35 तैयारों की जो इन्होंने कमिटमेंट की है, F-35 तैयारे नहीं दुनिया में उनकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, अभी कल क्रैश हुआ है शायद, तो F-35 तैयारे इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, तो ये तो मामला और ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया 12th ट्रेड वॉर, नो F-35 जेट्स फ्रॉम US फॉर इंडिया, सवालिया निशान, गवर्नमेंट वाज नेक्स्ट स्टेप्स। अब ये रिटेलिएट किस तरह करना है, ये भी एक सवाल है। तो अगर वो नहीं लेंगे वहाँ से तो फिर क्या करेंगे? राफेल भी गिर गए हैं, तो ये F-35 भी नहीं काम कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक मसला ऐसा है जिससे मोदी जी को निकलना है। और इसमें जो है ये अच्छा, पहले तो इन्होंने ये बात कर दी कि रशिया के से जो ले रहे हैं ऑयल वगैरह, तो वो अच्छा थाईलैंड, कंबोडिया, देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं ना कि जिन मुल्कों की हमने जंगें ख़त्म करवाई हैं, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का जिक्र बार बार कर रहे हैं। वो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी हुआ है। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 9th कि थाईलैंड कंबोडिया जो है वो 36 से 19 पे ले गए वो टैरिफ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जंग बंदी करवाई है तो उन मुल्कों को। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अमंग 50 कंट्रीज नाउ विद लोअर US टैरिफ देन इंडिया। तो ये भी जो है ये बात एक ऐसी हो गई। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है व्हाइट हाउस ने अब दोबारा कहा है कि ट्रम्प एंडेड कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान डिजर्व्स नोबेल प्राइज। अच्छा, तो वो तो बार बार ये बात कर रहे हैं और वो इस बात पे बज़िद हैं। तो अब ये क्या F-35 तैयारे हो गए हैं वापस, नहीं हुए वापस, ये तो पूरी इकॉनमी का एक इशू है और इसके नतीजे में महंगाई भी आ जाएगी और क्राइसिस होगा। इससे असल मसला लड़ना नहीं, असल मसला इससे क्राइसिस से निकलना है। इस क्राइसिस से कैसे निकलते हैं ये एक इम्तिहान, मगर वो बात कुछ हो ही नहीं रही आगे, तो उसकी वजह से वो जो हैं वो फंसे हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लग गए और प्रॉब्लम हो गई। तो आज जनाब आप देखें 18 ग्लोबल टाइम्स, उनके जनाब टॉप लेजिस्लेटर जो हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं? चाइना में मौजूद हैं। चाइना के अंदर वो एक्सप्लोर करें, मतलब आपके पास एक दूसरा तीसरा चक्कर, बहुत सारी दुनिया मूव करती है आगे तेज़ी के साथ। अब सारी दुनिया से लड़के बैठ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा आगे? तो मेरे ख्याल से मोदी जी जो है इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो है ये न्यूज़ 18 उनका कह रहा है कि नो, वही बात कि नो F-35 जेट्स, तो फिर क्या करेंगे आगे? और ये ब्लो लगा है बहुत बड़ा। अच्छा, मेक्सिको को 90 दिन का आगे कर दिया इन्होंने 90 दिन के लिए। चाइना के साथ तो मामलात ही दूसरे हैं, इसी तरह पुतिन के साथ दूसरे मामलात हैं। लेकिन एक जो मामला है वो ये है कि जो जहाँ पर बात फंस गई है जाके, एक तो ये कि दीदा-उल फर्श इराक, कल ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, मसूद पशेन, ये उनका पहला दौरा होगा बतौर सदर, और वो आ रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान। और ये उनका दौरा बहुत इम्पोर्टेंट होगा इसलिए कि जो जंग ईरान के ऊपर, जंग क्या, हाँ जंग ही कहेंगे, ईरान ने भी तो जवाब दिया ना उनको, तो उनकी तो जाहिर है, तो ईरान ने जवाब दिया। और ईरान का जो है वो न्यूक्लियर के हवालों से बहुत मामलात उनके चल रहे हैं, EU के साथ भी उनके मामलात चल रहे हैं, बाकी भी अमेरिका के साथ भी होने, सब कुछ हो रहा है। तो वो जो है उस हवाले से वो दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा पड़ोसी है सबसे बढ़ के, वो हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये बड़े ये एक तो सकाफती और आम हालात होते हैं ना, तो उसमें, लेकिन ये चूँकि एक जंग छिड़ी हुई है पूरी इस वक्त खत्ते में, तो ये उनका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें जो गज़ा के हवाले से बात थी ना, मैं आपको देखें ये बताऊं कि गज़ा तो खुल चुका है और फिनलैंड ने भी आज कह दिया है कि हम भी तस्लीम करने जा रहे हैं। फिनलैंड ने आज कह दिया है कि हम भी तस्लीम करने जा रहे हैं। और अब देखें कि यूक्रेन कहाँ चला गया, यूक्रेन को भूल ही गए लोग। ज़ेलेंस्की, वो रात को इतने हमले हुए हैं वहाँ पे यूक्रेन पे, इतने हमले रात को कीव के ऊपर, बराह रास्त कीव जो उनका दारुल हुकूमत है उस पर अटैक हुए हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है। अच्छा, मैं वो बात कह रहा हूँ जो बात मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मैं अरब ममालिक, अमेरिका, अरब ममालिक,
यूरोपीय ममालिक के जो मेरे मीडिया जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, वो ये कह रहे हैं कि जी तीसरा दिन हो गया है स्टीव विटकॉफ इसराइल में, और मैं 2 मिनट लूँगा, उसके वक्फे पे जाते हैं। तीसरा दिन हो गया उनको इसराइल में, और पहले दिन वो रात को आए, कुछ पता नहीं चला। अगले दिन वो नेतन्याहू से मिले, बस क्या क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। आज वो गज़ा में गए, और गज़ा में जाने के बाद हमास के लोगों से उन्होंने मिलने की कोशिश की, उधर से फ़लस्तीनियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीनियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके नतीजे में वो जो मुतनाज़ तरीन गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, वो वहाँ ले गए उनको, इसराइल के जो फौजी हैं और बाकी जो सिक्योरिटी के लोग थे कि ख़तरा है तो आप फ़लस्तीनियों में ना जाएं। वो मिलना चाह रहे थे वहाँ पे। अब जाहिर है स्टीव विटकॉफ मिलना चाह रहे थे कि एड कहाँ पे मिली है, फ़लस्तीनी जिनको इमदाद मिल रही है उनको वहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से वो नहीं जा सके। ये वो गज़ा है जहाँ पर वो खामोशी से गए थे बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, और हमास से वादा करके आए थे। आज वो उनको वहाँ पर, तो अब वो आज तीसरा दिन उनका हो गया है। तो मैंने कहा, अभी मैंने चेक किया, मैंने कहा अब क्या प्लान है उनका। तो पता चला कि वो उनको किसी मुल्क से दावत नहीं आ रही। यानी स्टीव विटकॉफ जो हैं उनको तो एक पैर वो रखते हैं अपना इसराइल में, दूसरा कतर में, तीसरा मिस्र में, चौथा आगे पीछे दाएं बाएं करके ही सारा मुकाते। लेकिन मसला ये है कि स्टीव विटकॉफ जो हैं इस वक्त, जो कि बड़े ज़बरदस्त एक रोल प्ले कर रहे थे, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि कोई खित्ते का मुल्क उनको दावत नहीं दे रहा इस वक्त। कैसा ना हो कि हमारी सरजमीन पे आके कोई ऐसी बात कर दें जो हम इनको जवाब आगे से, उनको दावत नहीं मिल रही। तो उन्होंने खामोशी के साथ कहीं से ये मैसेज भेजा है 2-3 मुल्कों को। मतलब आने से पहले होता है ना कि स्टीव विटकॉफ मिडल ईस्ट का दौरा करेंगे, कई मुल्कों में जाएंगे, वो तय हो जाती हैं चीज़ें। वो यहाँ आके फंस गया मामला कि कोई ये साथ ही सऊदी अरब ने और फ्रांस ने और बाकी मुल्कों ने ऐलान कर दिए हैं, उधर से उन्होंने कॉन्फ्रेंस हो गई है, उधर सारा कुछ होता है। स्टीव विटकॉफ के पास कोई बचा नहीं है कि वो अब वो ऐलान करेंगे जी जंगबंदी होगी नहीं होगी, हम खुराक खोलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो सारा गज़ा तो खुल चुका है जी। और उनको दावत, अगर ये क्या सूरत हाल है कि तीसरे, आज देखें, आज स्टीव विटकॉफ को अब 3 दिन इसराइल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, कितनी दफ़ा मिलेंगे नेतन्याहू से। आज गज़ा भी ख़त्म हो गया। आज या तो वो किसी अरब मुल्क चले जाएंगे, और अरब मुल्क नहीं जाएंगे तो वापस अगर अमेरिका चले गए तो इससे बड़ी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगी कि बगैर जंगबंदी करवाए आए क्यों थे फिर। तो इनको कुछ ना कुछ वे आउट आज ज़रूर स्टीव विटकॉफ को यहाँ से इस कोई ना कोई ऐलान, कोई ना कोई बात करके जानी है। अच्छा, अब ये भी एक डिस्कशन हो रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत शदीद गुस्से में है ये नेतन्याहू, लेकिन अब फंसे हुए हैं कि वो सऊदी अरेबिया और मैक्रोन आगे निकल गए। अब मसला, दुनिया पूरी उनके साथ चली गई। इशू मैं जो सिर्फ बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि स्टीव विटकॉफ जो हैं वो ये जंगबंदी का जो एक था 60 दिन वाला 20 दिन वाला, सितंबर तो सर पे खड़ा है और मुल्क मानते जा रहे हैं फ़लस्तीनी रियासत को, और गज़ा खुल चुका है और उस ट्रक भी अंदर जा रहे हैं और बच्चों को खाना भी मिलना शुरू हो गया और सारा कुछ हो गया। तो अब और वो जनाब अंदर यरगमाली भी अंदर हैं। अच्छा, अब उनके पास वो असला गया है नहीं गया, इसराइल वाले वो बिल्कुल कंफ्यूज बैठे हैं कि हमास अपनी जगह मौजूद है, डायलॉग हमास से करना है। अच्छा, फिर ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी इन्होंने जो है पाबंदियाँ लगा दी। तो अरब ममालिक, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है ये ट्रंप दौर में कि अरब ममालिक की तरफ से स्टीव विटकॉफ को एक कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है। जी, ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि स्टीव विटकॉफ को इसराइल के अलावा दीगर ममालिक भी जाना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं ये तो, या तो ये है कि वो अगर यहाँ से किसी ऐलान के बगैर या किसी बड़े ब्रेक थ्रू के बगैर वापस अमेरिका चले गए, और तीसरा दिन है उनका इसराइल में, और कोई ऐसी चीज़ उनकी नहीं थी इसराइल में। नेतन्याहू से मिलना है तो नेतन्याहू से आप कितनी देर, 1 दिन मिलेंगे तो, और फिर गज़ा में वो जाते तो वो पहले तो उनकी अच्छा, वो नेतन्याहू जिससे वो पहले मिले ही नहीं थे जब वो एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने आए थे। तो हॉस्पिटल में, अब हमने डिस्कस किया था इस प्रोग्राम में कि हॉस्पिटल में जाने पाबंदी लगा दी गई थी कि नेतन्याहू से नहीं मिलना उन्होंने।
और प्रेसिडेंट ट्रम्प यहाँ आए थे तो इसराइल का दौरा ही नहीं किया था। लेकिन अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि वो या तो दो मुमकिनात हैं, अगर तो यहाँ से ऐलान के बगैर चले गए, दो बातें चल रही हैं, अगर किसी भी ब्रेक थ्रू के बगैर अमेरिका वापस चले गए तो इसका मतलब दौरा नाकाम हो गया, और यहाँ पर ग्रीन लाइट मिल गई सबको कि इसराइल की अब जिसने जो इसराइल के साथ करना है वो करे। क्योंकि अब जो बात हो रही है वो बहुत आप समझें कि बहुत वजन के साथ फ़लस्तीनियों के लिए बात हो रही है। सऊदी अरेबिया, टर्किया, ये जो इन्होंने गुफ अप करने की कोशिश की थी इसराइलियों ने कि सीरिया में कोई सिविल वॉर हो जाए, कोई टर्की के साथ, बाकी वो सत्यानाश हो गया सारे प्लानिंग का। तो ये यहाँ से जाएंगे और लेबनान में छेड़खानी, तो वो सारे जो हैं वो फिर जो कुछ होगा वो एक मैसेज आता है ना। और फिर अच्छा एक तो बात ही होगी, तो या तो ये वहीं खड़े होकर कोई अनाउंसमेंट करेंगे स्टीव विटकॉफ, या कतर में आके अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन अनाउंसमेंट होगी तो कतर आएंगे, वरना इन हालात में कतर या कोई भी मुल्क जो है वो वेलकम नहीं करेगा कि वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है और गोलियां चल रही हैं और ये हो रहा है और आप यहाँ आके फिर सैर करके चले जाएं। तो एक प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से बात ये भी चल रही है कि जी इसको फौरन आप किस्तों में एक ही दफ़ा आप जो आखिरी अचीवमेंट थी उस तक आप चले जाएं, और वो ये थी। लेकिन अब आपने PLO को और हमास को दोनों को एक ही समय खड़ा कर दिया लाके, यानी दोनों जो हैं वो मतलब आप कह रहे पहले के क्या आपने कि तीसरे में दोनों पाबंदी लगा दी, तो कहाँ से लाएंगे लोग। तो बात ये सारी कि वो जो है ना वो अब ऐसा इसराइल में भी ये फीलिंग शुरू हो गई है होनी कि ये अब हम फंस गए और स्टीव विटकॉफ के पास कोई ऐसी बात कहने के लिए है नहीं। और देखें स्टीव विटकॉफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, और अभी भी वो इसको दोबारा चाहें तो कर सके, ये थी कि वो हमास से भी बात कर रहे थे। एडम बॉयलर थे तो वो उनसे भी बात कर रहे थे, उनके साथ उनके बाकी लोग सारे थे, तो वो मतलब हर एक से उनकी गप लग रही थी और बड़ा उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था। लेकिन अब वो नेतन्याहू में चूंकि तीसरे 3 दिन से फंस गए हैं इसराइल में और किसी और मुल्क नहीं जा रहे, वरना तो आधे घंटे बाद की मैसेज दिया नेतन्याहू, कतर आए, कतर से इजिप्ट गए, सऊदी अरेबिया आए, वो कर आके अनाउंसमेंट करके 3 दिन से वो वहाँ फंसे हुए हैं। तो इसमें जो है वो कोई गड़बड़ है, या वहाँ से ऐलान कर देंगे वहीं से, और अगर या कतर और इजिप्ट वगैरह आएंगे, लेकिन उस सूरत में ये मुल्क उनको वेलकम करेंगे जब ये कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का मलबा जो है या जो उनके जो जराइम है वो कोई लेने को तैयार नहीं है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये मेरे लिए बड़ी एक अनहोनी ख़बर है, और ये है रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ 35 कि इसराइल ने जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकाल लिया। UAE और इसराइल का ताल्लुक जो है वो अब्राहम अकॉर्ड के बाद वहाँ से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। और इस पे जो है वो 36 जो इसराइल का मीडिया वो कह रहा है इसराइल ऑर्डर्स डिप्लोमेट्स एंड फैमिलीज UAE टू इवैक्यूएट इमीडिएटली। उनको थ्रेट है या क्या है रीजंस, मैं उसकी डिटेल में, क्योंकि अभी तो ये खबर आई है कि फौरी तौर पे वहाँ से इसराइल के लोगों से कहा है कि आप UAE को छोड़ दें। अब ये UAE ने कहा है क्या है ये अभी इसकी डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन अनयूजुअल है कि इस तरह से हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूसरी बात देखें ना, वहाँ का मीडिया जो है वो पहले तो ये देखें ना, टाइम्स ऑफ इसराइल 26 नो मोर पार्शियल डील्स, ऑफिशियल से इसराइल US नाउ बैक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर गजा। मतलब क्या कॉम्प्रिहेंसिव, एक ही दफ़ा में ऐलान करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब अब तो खुल चुका है गजा, अब तो गजा में लोग, ये सारे लोग गजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अच्छा जी, अब पार्शियल डील नहीं, एक ही डील में करेंगे। अच्छा, फिर यरूशलेम पोस्ट ट्रम्प बिलीव्स नतन, अच्छा अब ये देखें, ट्रम्प बिलीव्स कि नेतन्याहू इज प्रोलॉन्गिंग गजा वॉर फॉर पॉलिटिकल रीजन, US ऑफिशियल्स क्लेम। अमेरिका अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है नेतन्याहू से। भाई आपने फिर ये गजा ह्यूमैनिटेरियन ये आपने किस लिए बना के रखा होता, अब ये इनकी मीडिया को वहाँ पे फीड हो रही हैं खबरें। ये यरूशलेम पोस्ट फिर आप एक देखें 28 द किंग हैज़ नो गॉड, नेतन्याहू लॉस्ट द राइट टू रूल इन हिज लस्ट फॉर पावर, ये ऑपेड छपा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जेरूशलम पोस्ट ने एक और क्लियर किया कि हमारे मत्थे मत डाल देना सारा। ये 29 जो उनका ऑपेड है ना, इसराइल डज नॉट बियर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्वेशन गजा, ये जो कुछ हुआ है हमारे मत्थे मत डालना। ये इसमें अमेरिका हमारे साथ था और बाकी मुल्क साथ थे जो इस वक्त तो ये हमारे साथ जो है।
यरूशलेम पोस्ट ने फिर वही खबर जो दी है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइटन्स ट्रैवल वार्निंग फॉर इसराइलीज एंड ज्यूज इन यूएई। अच्छा, और फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल दोबारा, ट्रम्प कन्विंस्ड कि नेतन्याहू प्रोलॉन्गिंग गजा वॉर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो भाई आप जो है वो फिर ये क्या मतलब है कि कभी बाइडेन गुस्से में आ जाता है, आप गुस्से में आ जाते हैं, फिर आप गले मिल लेते हैं, इसमें हज़ारों लोग वहाँ पे शहीद हो गए। तो अब इनके लारे लप्पे में कोई आने वाला नहीं है। अब जो भी कुछ होगा अब ये या तो अनाउंस करेंगे या वापस जाएंगे। अभी होता है ना, ये पेश कर दिया तो गौर कर रहे हैं, मुसविदा भेज दिया, ये ड्रामेबाजी, गजा खुल गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये उनका जो 32nd उनका जो 24 इसराइल 24 है रिपोर्ट, विशिंग टू एंड वॉर, ट्रम्प इज लूजिंग पेशेंस विद नेतन्याहू। ओ भाई, नेतन्याहू ना हुआ वो क्या हो गया, वो एक जंगी जराइम में मुलविस एक शख्स है, उसको पकड़ के आप जो है वो वहाँ पे टू स्टेट सोल्यूशन अनाउंस करें। मैं आपको दो बातों पे मैं क्लोज करूँगा। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका के साथ बात हो रही है, मैंने आज यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा ये डील और ये सारे जो बड़े ज़बरदस्त अमेरिका के साथ तो बड़ा वो हो रहे, बड़े ज़बरदस्त मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के साथ, लेकिन वो किसी सूरत चाइना की कॉस्ट पे नहीं हो रहे। मतलब जो है चीन हमारा जो है, चाइना जो है वो मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह करके हमारा दोस्त चाइना जो है, आज उनका डेलीगेशन आया हुआ है, आपको पता है बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है चाइना का, वो उनका जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है PLA, उनका एक डेलीगेशन आया हुआ है। उनकी मुलाकात हुई आज GHQ में। अगर हम वो मनाज़र देखें तो वहाँ पे आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं और वो डेलीगेशन मौजूद है, और वो काफ़ी, तो चाइना के साथ और चाइना के साथ किसी भी सूरत ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि जी चाइना जो है उस पर नाराज़ होगा या चाइना ऑन बोर्ड नहीं होगा। और अमेरिका को भी पता है कि इस वक्त ये ऐसी कोई सिलसिला नहीं हो, वो कहेंगे भी नहीं पाकिस्तान से, पाकिस्तान में नहीं कहेगा कोई ऑयल हमसे ले लेंगे, कुछ ये कर देंगे, कुछ अपने वो एक्सप्लोर करेंगे कंपनीज आके। बहुत सारी कंपनी देखे ना, एक बार जो करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट चला गया, फलां कंपनी चलेगी, तो अच्छा अमेरिकन कंपनी भी है, उधर से भी हैं, उधर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो अच्छा है। तो पाकिस्तान के साथ ये अच्छा मामला हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको आखिर में, उन्होंने जो बात की ना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने कहा कि जी एक तो ये है कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपने जो है वो पता नहीं क्या और क्या उनके मामलात मोदी सरकार के चल रहे हैं। अब उसके ऊपर जो इनको स्टैंड लेना चाहिए था ना रशिया के लिए, ये ब्रिक्स का मेंबर है मुल्क स्टैंड। अब 39 देखें, एक्सक्लूसिव राइटर्स, ईरानियन स्टेट रिफाइनर्स जो हैं पॉज रशियन ऑयल परचेज। चलें जी, रशिया से ऑयल लेने बंद कर दिया। ओ भाई, उन्होंने ट्रंप से आप बात, ट्रंप का ना, आप फिर वेपन्स कहां से, अब रशिया को आपने डंप कर दिया। यानी आप बजाय इसके कि अपनी सफारतकारी बेहतर करें, आपका जो रशिया से आपने ऑयल लेना बंद कर दिया। इसी को द हिंदू कोट कर रहा हूं 40th, इंडियन रिफाइनर्स पॉज रशियन ऑयल परचेजेस सोर्सेज से। ओ भाई आपने, यानी मैं, आप यकीन करें कि एक अजीब सी एक बात है ना, यानी इस वक्त कोई पाकिस्तान से कहे कि जी आप जो हैं हम आपके ऊपर ये इस तरह से, और आप चाइना आपका दोस्त, तो पाकिस्तान ये सब क्या करेगा? पाकिस्तान अपने ताल्लुकात चाइना से सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप 41 देखें, ये 41 टाइम्स नाउ, श्रिंकिंग डिस्काउंट्स और US टैरिफ्स, आर इंडियन रिफाइनर्स क्वाइटली पुलिंग बैक ऑन रशिया ऑयल। यानी ये जो है ना, यानी रशिया पर ऑयल लेना बंद कर दिया है इसलिए कि डिस्काउंट कम मिलता है, फलां मिलता है, क्योंकि अमेरिका के टैक्स, वो अमेरिका पर और आएगा अगर किसी, ये मोदी जी गलत इस वक्त, मैं खैर ये इनकी अपनी सियासत है, जो भी करें। ब्रिक्स में ये एक अनफिट है, सिर्फ रशिया इनके साथ, ब्रिक्स में आई निकल जाएगा बीच में से, बेशुमार दुनिया खड़ी है ब्रिक्स में जाने के लिए। दूसरा ये है कि ये इन्होंने वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हम आपके ब्रिक्स एक्स्ट्रा लगाएंगे टैरिफ, तो रशिया से भी बंद कर दिया, तो वेपन भी नहीं लेंगे, उधर से F-35 भी आंखें दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। मुझे आप यकीन करेंगे इतनी कंफ्यूज इस वक्त पॉलिसी है। और आखिर में जो हारिस ने आज एक मजमून छापा है जो इसराइल की न्यूज़पेपर ने, उस पर प्रोग्राम क्लोज करता हूँ मैं। 43rd जो पास्ता है वो मदद नहीं करेगा। गजा इज ऑन ब्रिंक ऑफ एक्सपोनेंशियल सर्ज इन स्टारवेशन डेथ। उनको पास्ता खिला के, और ये जो आप उनको चॉकलेटें और तस्वीरें उतरवा रहे हैं ना जा के, कुछ लोग ऐसे भी तो, ऐसे मौके पे ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, वो बच्चे भूख से
खुराक के लिए मरे और जाके उनको टॉफ़ियाँ चॉकलेटें ये तस्वीरें उतरवाना, तो वो उनको उसने बड़ा, ये बहुत अच्छा एक इजरायली वहाँ पे हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें लिखा है। तो ये जो मुझे खबर मिल रही है ना कि स्टीव विटकॉफ जो हैं उनको वो कहीं, मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है मिडिल ईस्ट का दौरा। उन्होंने कहा दो बातें, एक तो ये कि हमारे मुल्कों की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ दूसरे मुल्कों की तरफ से इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ पर आएँ, और आएँ तो फिर वो अनाउंस करें, यानी इसमें इजिप्ट इंटरेस्टेड है कि वो इजिप्ट में खड़े होकर अनाउंस करते हैं, कतर भी इंटरेस्टेड है, सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड, सारे मुल्क, तुर्की, सारे जहाँ जाना चाहें स्टीव, लेकिन कोई बात करें जो वहाँ कत्ले आम हो रहा है तो यहाँ से आगे दौरा करके फिर चले जाएं, तो इसके लिए कोई, या इसराइल में वो अनाउंस कर देंगे। तो ये अगले 24 से 40 घंटों में, क्योंकि अब स्टीव विटकॉफ की यहाँ मौजूदगी का कोई सबब नहीं बन रहा, 3 दिन हो गए ना इसराइल में, तो क्या करना है, तो या तो मतलब वहाँ पर अनाउंस करें इसको और किसी और मुल्क जाएं, वहाँ जाके अनाउंस कर दें, कोई सुलह सवाई करवाएं, बीच में कोई रोल प्ले करें। स्टीव विटकॉफ की पर्सनैलिटी नहीं है ऐसी कि वो जो है ना वो 3 दिन तक फंसे रहें वो नेतन्याहू के साथ, और गजा में जा ही ना पाए। वो गजा में एक ही जगह गई, आगे खतरा है जी आपके फलस्तीनी, आप वो अच्छा कह रहे हैं मैं मिलना चाह रहा हूँ, मैं तो पहले आया था, मेरा इस्तकबाल किया, तो उन्होंने कहा जी अब कोई नहीं मिलना चाह रहा आपसे, अब उनको खाना पीना सबको मिल गया, अब ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का चक्कर लगा लें बस। तो ये स्टीव विटकॉफ को मेरे ख्याल से फौरी तौर पर इस ट्रैप ही है ना नेतन्याहू का बिछाया हुआ, इसमें से निकलना होगा, और जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उनको लेके जाना होगा अपने मंतकी अंजाम तक, जिस तरह हमें माशी दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा मुल्क की तरक्की की। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।